मेरी इनिशियल स्कूलिंग मेरी और मेरे भाई की पब्लिक स्कूल हैदराबाद में हुई। ज़ाहिर है मेरी जो अंग्रेज़ी थी वो ग्रामर स्कूल के बच्चों के मुकाबले में कमज़ोर थी। एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो मुझे अमेरिका की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है डार्टमouth कॉलेज, जी। वहाँ पे तकरीबन 100% स्कॉलरशिप पे दाखिला मिल गया। तो वहाँ पे एक और फिर कल्चरल शॉक मिला। एग्ज़ाम में कोई आपको इन्विजिलेट नहीं करेगा, ये आपके ऑनर पे है कि आप चीटिंग नहीं करेंगे। चाहे से हम स्टूडेंट लेवल पर लेकर जाएं या चाहे हम रियासती जिम्मेदारियों पर ले जाएं या इवन कोई एक छोटा सा बिजनेसमैन भी है, बिल्कुल। शरीफ वो है जिसको मौका ना मिला। मैंने पाकिस्तान में आके किसी कंपनी में सच काम नहीं किया, मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। साथ मैंने IBA भी ज्वाइन कर लिया एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। अगर मुझे कुछ वैल्यूज बताएं कि जिनके ऊपर मेहनत की जाए, यानी फोकसली सिर्फ इनके ऊपर मेहनत की जाए, तो आपको अगली जनरेशन से कुछ अच्छी तवक्को है। ये भी मैंने वेस्ट में देखा कि उधर इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी बज़ाहिर अच्छा, नज़र नहीं आती, लेकिन हमारे माशरे में बहुत है। तकरीबन 8 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल जाने का यानी अहल है। मैं ये नहीं कह रहा कितने पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस पॉडकास्ट में, और आप इसको दीन फाउंडेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर दीन फाउंडेशन की तरफ से हम मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज से हम इस पॉडकास्ट के सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें आप मेंटोरशिप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पेरेंटिंग के मसाइल के ऊपर हम इसके ऊपर कंटेंट पेश करेंगे आपके सामने। आज हम अपने इस इदारे के चेयरमैन के साथ मौजूद हैं, मोहतरम आरिफ इरफानुल्लाह साहब, जो इस वक्त दीन फाउंडेशन की चेयरमैन की ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं, और उसके साथ-साथ मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस के साथ इनकी वाबस्तगी भी रही है तकरीबन पिछले 20 साल से। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का फ़ज़ल है, आपका क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी, उसका आगाज़ होता है हैदराबाद से, जैसे कि आपने बताया था। उसके बाद फिर आप कराची तशरीफ़ लाए, और फिर उसके बाद आप न्यूयॉर्क चले गए, और फिर न्यूयॉर्क और शिकागो, फिर होते हुए वापस कराची तशरीफ़ लाए, और आपका जो वाबस्तगी रही है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ ही रही है। मैं जानना चाहूँगा, ये सबसे पहले तो हमें जर्नी बताइए आप कि ये हैदराबाद से शुरू कैसे हुई? बचपन मेरा हैदराबाद में गुज़रा। वहाँ पे मेरे वालिद साहब एक फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनी है सैंडोज़, तो उसमें काम करते थे। अच्छा। और मेरी इनिशियल स्कूलिंग मेरी और मेरे भाई की पब्लिक स्कूल हैदराबाद में हुई। उस वक़्त हैदराबाद के 2 अच्छे स्कूल होते थे, एक पब्लिक स्कूल और एक सेंट बोनावेंचर। तो हम पब्लिक स्कूल हैदराबाद में थे। लेकिन वहाँ पे जो तालीम का मयार था, वो मेरे पेरेंट्स को समझ में नहीं आया। ख़ास तौर पे मेरी वालिदा को बहुत दिलचस्पी थी हमारी तालीम में कि बेहतरीन से बेहतरीन हमें तालीम मिले। सही। तो उन्होंने फिर वालिद साहब के साथ बात करके उनको कन्विंस किया कि हमें कराची शिफ्ट होना है, क्योंकि उनके ज़हन में ये था कि कराची में तालीम का मयार बेहतर है। अच्छा। और उन्होंने अपनी रिसर्च की, तहकीक की, और उनको पता चला कि कराची का जो बेहतरीन स्कूल है वो कराची ग्रामर स्कूल है। अच्छा, उन्होंने अपना स्टडी किया। तो जब मैं तकरीबन क्लास 5 में था, जी। तो हम शिफ्ट हो गए कराची। ओके। और कुछ अरसे के लिए मैं सेंट पॉल्स चला गया, वहाँ अच्छा। पे तकरीबन 1 साल गुज़ारा। इस दौरान मेरी अम्मी ने भरपूर मेहनत की और हमें तैयारी कराई ग्रामर स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की। ओके। तो तकरीबन यानी कि 5-6 महीने तैयारी के बाद फिर टेस्ट करवाया हमसे, और अल्लाह के फ़ज़ल से उसमें कामयाब हो गए। जी। और फिर क्लास 6 में मैं कराची ग्रामर स्कूल में आ गया। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद फिर वहाँ पे वाक़ई में तालीम का लेवल बहुत बेहतर था, और उस ज़माने में बहुत ही अच्छे असातिज़ा से, यानी कि तमाम मज़ामीन में बहुत अच्छे और दिल से पढ़ाने वाले असातिज़ा मिले। तो KGS से मैंने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया। और वहाँ पे उस ज़माने में जिस तरह का आजकल का माहौल है, वैसा वो भी असरात थे उस वक़्त, जी। लेकिन दीनी मिज़ाज के भी लोग थे, यानी कि सब किस्म का उस ज़माने में वहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिला और अच्छी तालीम मिली अल्लाह के फ़ज़ल से। अच्छा, तो ट्रांज़िशन तो बहुत मुश्किल महसूस हुई होगी आपको? ट्रांज़िशन मुश्किल थी, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि जो असातिज़ा थे उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया मुझे।
अच्छा। ज़ाहिर है मेरी जो अंग्रेज़ी थी वो ग्रामर स्कूल के बच्चों के मुकाबले में कमज़ोर थी, जी, जी। लेकिन मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, तो मुझे अभी तक याद है वहाँ पे एक टीचर थी हमारी मिसेस जहांगीर। अच्छा। तो जब मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए तो पूरी क्लास के सामने उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया। तो इससे मेरा दिल बहुत बढ़ा, जी, यानी कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर बाकी बच्चों ने भी मुझे एक्सेप्ट किया। और आगे हमारी बात चलेगी तालीम तरबियत से और के हवाले से और असातिज़ा के रोल के हवाले से। जी, तो इसमें एक छोटा-सा नुक्ता ये निकलता है कि जो अच्छे टीचर होते हैं वो सिर्फ़ पढ़ाते नहीं हैं, वो अपने बच्चों का हौसला भी बढ़ाते हैं, सही, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। सही है, और ये मैंने पहली बार इधर ग्रामर स्कूल में अपनी जो क्लास 6 की मेरी टीचर थी, अभी तक याद है मुझे, उनका नाम था मिसेस जहांगीर। सही। तो अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपके वालिद साहब ने तो ट्रांज़िशन ली, मतलब ट्रांसफ़र हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने फिर क्या किया? वहाँ तो एक फार्मास्यूटिकल में वो जॉब कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे भी आके फिर यहाँ पे एक कंपनी होती थी बूट्स, पहले ओके। उसमें आए कुछ अरसे के लिए, उसके बाद कोलगेट पामोलिव में आ गए। जिन्होंने हमारी तालीम के लिए काफ़ी कुर्बानी दी और ए, कराची आ गए। सही है। हम मारिफ इरफानुल्लाह को तो जानते हैं, ना उनके वालिदा को जानते हैं, ना वालिद साहब को जानते हैं। और आपने बताइए क्या-क्या चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए? मज़ीद आगे कराची ग्रामर से आप फ़ारिग हुए। सो उस कराची ग्रामर से फ़ारिग हुआ, उसके बाद फिर यानी कि अल्लाह के फ़ज़ल से एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, तो मुझे अमेरिका की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है डार्टमouth कॉलेज, जी, वहाँ पे तकरीबन 100% स्कॉलरशिप पे दाखिला मिल गया। अच्छा, तो फिर यानी कि ए लेवल्स करने के बाद फिर मैं अमेरिका चला गया। से न्यूयॉर्क के करीब, न्यूयॉर्क के आगे बॉस्टन है, वहाँ पे ईस्ट कोस्ट में ये यूनिवर्सिटी है, अ, डार्टमouth कॉलेज। तो वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे एक और फिर कल्चरल शॉक मिला कि इससे पहले मैं कभी यानी कि पाकिस्तान से बाहर नहीं गया हुआ जी, था। जी, जी। तो उधर जाके एक जो बड़ा शॉक मुझे मिला वो ये कि जब हमने अपनी वहाँ पे पढ़ाई शुरू की, जी, तो हमें बताया गया कि इधर आप ऑनर कोड पे हैं। ऑनर तो अब को? ऑनर कोड, ऑनर कोड का ये मतलब था कि एग्ज़ाम में कोई आपको इन्विजिलेट नहीं करेगा, ये आपके ऑनर पे है जी, जी, कि आप चीटिंग नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह! तो हम जो इंडिया पाकिस्तान के नौजवान थे, हम तो हैरान परेशान हो गए कि ये क्या चीज़? तो कुछ अरसे बाद यानी कि कुछ लोगों ने तो उसका फ़ायदा उठाया, अच्छा, लेकिन ज़ाती तौर पे चूँकि एक पीछे से एक दीनी माहौल से भी ताल्लुक़ था, तो बात समझ में आ गई और बहुत इम्प्रेस भी हुआ मैं कि जी, पाकिस्तान में तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। जी, 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 तो यहाँ पे एक एक और मुल्क में आके मैं ये कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ कि बंदा बग़ैर इन्विजिलेशन या बग़ैर पकड़े जाने के डर के फिर भी यहाँ पे एक तवक्को है, एक्सपेक्टेशन है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। ज़बरदस्त। तो उसके बाद फिर यानी कि एक सिस्टम में आप जाते हैं, पीछे मेहनत की आदत थी, तो जी। वो पढ़ाई की 4 साल में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई। अच्छा, तो ये तो हुई आपकी दूसरी ट्रांज़िशन, यानी पहले आप कराची ग्रामर वाली ट्रांज़िशन जो कि यकीनन एक मीडियम की तब्दीली थी। अच्छा, ये ट्रांज़िशन और ज़्यादा बड़ी महसूस हुई होगी आपको, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यहाँ सिर्फ़ आपको एक तो माहौल की तब्दीली सबसे पहले आपके सामने आई। दूसरी बात फाइनेंशियल कुछ जो है चैलेंजेस का सामना हुआ होगा, वो कैसे आपने डील किया? ज़ाहिर है आप अपने मुल्क में नहीं है। सो मैं जब अमेरिका में था, एक तो अल्लाह के फ़ज़ल से काफ़ी स्कॉलरशिप मिली। ओके, उसके साथ-साथ वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था वर्क स्टडी का, यानी कि हम पढ़ते भी थे, जी। लेकिन जॉब्स भी करते थे। तो ये डब्ल्यूएसपी जिसे कहते हैं, वर्क स्टडी परमिट, शायद हाँ, वर्क ये कोई स्टडी वो एक और चीज़ है, वो फिर आप कंपनीज़ में जाके काम करते हैं। ये जो मेरा वर्क स्टडी था, वो ये था कि आप कैंपस के ऊपर कहीं भी जॉब कर सकते हैं अच्छा, और पैसे कमा के फिर अपने जो खर्चे हैं पूरे कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली पहली जॉब मेरी किचन में थी, तो वहाँ पे बर्तन धोने का काम था। अच्छा। तो लेकिन वो सब मशीनों के ज़रिए और चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ सीखी मैंने बहुत बड़ी कि जिस तरह हमारे माशरे में ये स्ट्राटा है डिफरेंट, यानी कि एलीट सेगमेंट है, जी, एलीट सेगमेंट के जो बच्चे हैं वो कमतर काम नहीं नहीं करते। करते, और अपने आप को ज़रा एक हायर लेवल पे समझते हैं, अपनी जूतियाँ भी शायद सीधी नहीं करते। तो उधर मुझे ऐसा नहीं लगा। वहाँ पे मैं अमेरिका के अमीर तरीन बच्चों के साथ पढ़ भी रहा हूँ जी, और एक ही लेवल पे हूँ,
लेकिन कमाने के लिए मैं किचन में भी काम कर रहा हूँ जी। और कभी-कभी यानी कि माशरे के डिफरेंट यानी कि सेगमेंट के लोग मेरे साथ काम यानी कर रहे हैं। यानी यूँ कह लें कि सर्वाइवल जो बिहेवियर्स हैं, वो भी साथ आपको सीखने को मिले वहाँ हाँ, पे। बिल्कुल, किचन में काम किया। एक समर्स में जब ग्रेजुएशन का टाइम होता था तो हमें वो डॉर्म रूम्स में सब कमरों को सेट करना होता था ताकि आके जो बच्चों के पेरेंट्स आके रहते हैं जी। उनको वहाँ पे सॉर्ट ऑफ उनको वहाँ पे एक जगह मिले रहने की। अच्छा, तो कमरे साफ़ किए, कम बिस्तर बनाए, तो ये सारे काम उस दौर में किए पढ़ाई-लिखाई के साथ। ज़बरदस्त। तो इससे एक इंसान में एक आजिज़ी आ जाती है जिसका जी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये ओवरऑल एक एक्सपीरियंस था और उधर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इंजीनियरिंग के साथ-साथ रिलिजन, फ़िलॉसफ़ी, इकोनॉमिक्स अच्छा, यानी कि ज़हन में फिर यानी काफ़ी एक वुसअत आई, एक एक बड़ी ब्रॉड एजुकेशन मिली अल्लाह के फ़ज़ल से सही है। और उसका मुझे अभी तक फ़ायदा हो रहा है क्योंकि जो चीज़ें अगर मैं किसी एक नॉर्मल इंजीनियरिंग स्कूल में जाता, जी, जी, तो सिर्फ़ इंजीनियरिंग ही पढ़ता, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग के साथ-साथ और कई चीज़ें पढ़ी और सीखी। ठीक है। अच्छा, अब जब आप इंजीनियरिंग से जो है ग्रेजुएट हो गए, तो उसके बाद आपने फिर मैंने ग्रेज अपनी जॉब शुरू की। उस ज़माने में ये कंपनी अब निस्बतन अपनी अर्ली स्टेजेस में थी, जो अब बहुत बड़ी कंपनी है ओरेकल कॉर्पोरेशन अच्छा, कैलिफ़ोर्निया में। तो वहाँ पे मैंने अपनी पहली जॉब की। अच्छा, तो ओरेकल कॉर्पोरेशन जॉइन किया, वहाँ पे जो डेटाबेस डिपार्टमेंट था उसमें काम किया और उधर भी बहुत सीखने को मिला। वो फिर एक एक कॉर्पोरेट कल्चर वहाँ पे मिला और वहाँ पे जी, भी ये एक ओपननेस सीखी कि वहाँ पे जो मैनेजर्स थे वो बहुत आसानी से अपने एम्प्लॉइज़ के साथ बात करते थे अच्छा, और एम्प्लॉयी को कोई फीडबैक देनी होती थी कि कोई चीज़ सही नहीं है तो बड़ी आसानी से वो फीडबैक दी जा सकती। ओके, तो एक ओपननेस को एनकरेज किया जाता था कि आप मेहनत करें और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछा करें। सही, सही। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आप मास्टर्स के लिए एमबीए वगैरह हाँ, किया? दौरान दो ये मैंने फिर अपना एमबीए किया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। तो ये अच्छा, भी एक काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये मैंने किया काम के साथ-साथ। तो अच्छा, यानी के साथ काम भी कर रहा था। जी। मेरी शादी भी हो गई थी, अब 2 बच्चे भी हो गए थे, तो जॉब छोड़ना ज़रा मुश्किल था। सर, यहाँ बीच में एक सवाल पैदा होता है कि आपने पढ़ाई, साथ जॉब और शादी, ये सब साथ-साथ कैसे कर लिया आप? हाँ, ये बड़ा मुश्किल 2-3 साल का मरहला था। उसके पीछे सोच ये थी कि अगर मैंने अभी नहीं किया तो बाद में और मुश्किल हो जाएगा अच्छा, और बाद में शायद रिग्रेट होगा कि क्यों ना किया। जी, तो एक चीज़ ये होती है कि रिग्रेट अवॉइडेंस, तो कि आगे मैं जाके रिग्रेट ना करूं। अभी 27-28 साल का हूं, अभी एनर्जी है और कैपेसिटी है, तो अभी 3 साल मेहनत करके कर लूं। ज़ाहिर है इसमें मेरी वाइफ़ की भी सपोर्ट थी, वालदा की भी जी, सपोर्ट थी, तो मेरी वालदा भी आती-जाती थीं और अच्छा, मेरी वाइफ़ काम नहीं करती थीं, तो एक तरीके से ये चीज़ फैमिली सपोर्ट के बगैर हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती थी। तो फैमिली सपोर्ट थी, तो ये अल्लाह के फ़ज़ल से हो गया। ठीक है, तो ये एक मैं यूँ समझूँ कि आपकी तीसरी ट्रांज़िशन थी। राइट, बिल्कुल, वो भी एक स्टेज था कि यानी कि फैमिली भी हो गई और काम भी चल रहा है और साथ मज़ीद पढ़ाई। ये असल में पीछे वालदा की तरफ से हमेशा तालीम, तरबियत, पढ़ाई-लिखाई की एक बहुत अहमियत थी। सही, तो उस सिलसिले में फिर यही आइडिया था कि मुझे एमबीए भी कर लेना चाहिए। सही। तो वो एक पीछे से एक स्पिरिट होती है, एक ड्राइविंग फ़ोर्स होती है, वो मुझ में थी, तो वो फिर मैंने माशाल्लाह। कर लिया। तो यहाँ पर हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए आपका ये आपकी तरफ से सबसे पहला मैसेज तो आ गया कि भई पढ़ाई-लिखाई और बिज़नेस के साथ या जॉब के साथ शादी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये हो सकते हैं इंसान अगर मेहनत करे तो ये जो आजकल का है सिलसिला कि पूरी पढ़ाई ख़त्म करके शादी करनी है, ये मेरे ख़्याल में अननेसेसरी चीज़ को डिले करना है। सही, कोशिश करें कि किसी सपोर्टिव इंसान से शादी हो ताकि सही बात। जो पढ़ाई-लिखाई है वो भी जारी रह सके। जी, सही है माशाल्लाह। अच्छा, फिर जनाब आपने वहाँ पर एमबीए किया शिकागो यूनिवर्सिटी में। उसके बाद फिर आपने जॉब वहीं कंटिन्यू की या फिर मैंने ट्रांज़िशन की, फिर एक कंसल्टिंग कंपनी में आ गया। न्यू अच्छा, जर्सी में एक कंसल्टिंग कंपनी थी, माइंडट्री कंसल्टिंग, फिर उसमें आ गया। वहीं अमेरिका की बात अमेरिका में ही था। ओके, तो तकरीबन 2006 तक मैं अमेरिका में ही था अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने फ़ैसला किया वापस पाकिस्तान आने का।
अच्छा। तो वहाँ पे अमेरिका में बिल्कुल कंफर्टेबल ज़िंदगी थी, लेकिन कुछ चीज़ों का एहसास हुआ कि अगर मैं यहीं पे रहूँगा, जी। तो मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अमेरिकन हो जाएँगे। क्योंकि अमेरिका में आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन मेरा तो ओवरऑल अमेरिका में बहुत एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, अच्छा। और जिन जगहों पे मैंने काम किया वहाँ पे हमेशा सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिली, सही। और महसूस ये किया कि आप अच्छा काम करेंगे तो यानी कि कलर ऑफ स्किन डज़न्ट मैटर, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप आगे चलेंगे। सही। और आप देखेंगे अक्सर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनकी जो लीडरशिप में अक्सर आपको ब्राउन स्किन्ड लोग, अ, इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़ लोग नज़र आएँगे। तो ये एक प्रूफ है कि यानी कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो योर स्किन कलर और योर बैकग्राउंड डज़न्ट मैटर। कॉम्पिटेंस है, जो सही काम कर रहे हैं वो फिर आगे प्रोग्रेस करता है। तो इसका ये मतलब है कि लोग उस माशरे में घुल-मिल बड़ी आसानी से जाते हैं, जो एक तरीके से पॉज़िटिव भी है, जी। लेकिन उसका एक नेगेटिव भी है। फिर आप अपना कल्चर लूज़ कर देते हैं, आप इवन यू माइट इवन लूज़ योर रिलिजन, जी। राइट? तो ये एक डेंजर था। पीछे वालिदैन की भी एज ज़्यादा हो रही थी, जी। और साथ हमेशा दिल में ये ख़्याल था कि पाकिस्तान में आके कुछ ना कुछ करना है, स ख़ास तौर पे तालीम, तरबियत के एरिया में, तो हमेशा दिल में ये एक फ़ीलिंग थी। तो इन वजूहात, यानी कि कुछ वजूहात थीं कि फिर तकरीबन 2006 में वापस मैं पाकिस्तान आ गया। अच्छा, जितनी ट्रांज़िशन अब तक हुई हैं, 3 ट्रांज़िशन हुई, ये चौथी ट्रांज़िशन और बिल मेरा ख़्याल ये है कि सबसे हार्डेस्ट ट्रांज़िशन होगी। एक्चुअली बहुत लोगों ने यही इसी ख़्याल का इज़हार किया कि ये मुश्किल है, क्योंकि जी। 2-3 चीज़ें लोग देखते थे कि जो वहाँ चला जाता है वो शायद बहुत कम वापस आता है, जी। और जो आ जाते हैं वो फिर 2-3 साल में तंग आके फिर जी, जी, जी। वापस चले जाते हैं। जी। लेकिन मुझ पे अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि बिल्कुल मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं वापस पाकिस्तान आया, मुझे लगा कि ये मेरा मुल्क है, और यहाँ पे ठीक है, हज़ार मसले हैं और उन मसलों पे हम आएँगे। सर अगर वहाँ पर तालीमी इदारों में ऑनर कोड की आपने बात की और यहाँ तो ऑनर कोड मतलब यहाँ तो एक जुमला बोला जाता है कि शरीफ वो है जिसको मौका ना मिला। हाँ, चाहे इसे हम स्टूडेंट लेवल पर लेकर जाएँ या चाहे हम रियासती ज़िम्मेदारियों पर ले जाएँ या इवन कोई एक छोटा-सा बिज़नेसमैन भी है। बिल शरीफ वो है जिसको मौका ना मिला। तो ऑनर कोड का इतना बड़ा डिफ़रेंस आप यहाँ कैसे एडजस्ट हुए? मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ी ट्रांज़िशन है। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसमें मैं कई बातें करूँगा, फिर उन बातों में आपके सवाल के जवाब आ जाएँगे। एक तो मैंने पाकिस्तान में आके किसी कंपनी में एज़ सच काम नहीं किया, मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। अच्छा। और वो भी एजुकेशन रिलेटेड एक काम था कि एक ये डिग्री होती है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए। जी। तो इसको पढ़ाने का मैंने काम शुरू कर दिया। साथ मैंने आईबीए भी जॉइन कर लिया एज़ अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। तो जब आप पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपका ताल्लुक स्टूडेंट्स के साथ है। आप जाते हैं, पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ एंगेज करते हैं और आ जाते हैं। जी। तो वो मेरा काम एक चला, और दूसरा मैंने अपना ये जो अपनी कंपनी शुरू की जिसका नाम है आईएफटी, इरफानुल्लाह फाइनेंशियल ट्रेनिंग, और अल्लाह के फ़ज़ल से ये भी बहुत कामयाब हो गई है और अभी तक चल रही है। तो मैंने अपने काम शुरू किए, इसलिए माशरे में जो प्रॉब्लम्स थी उनका मुझे फिर डायरेक्टली फेस करना यानी कि नहीं करना पड़ा। लेकिन माशरे का से कनेक्टेड मैं भरपूर था। जिस तरह ऑनर कोड की बात की, तो आईबीए में मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, जी। तो वहाँ पे मैंने एक बार स्टूडेंट से अपने पूछा कि अगर आपको मौका मिले चीटिंग करने का, आपको आईबी में माशाल्लाह स्टैंडर्ड अच्छे हैं, और एग्ज़ाम्स में इन्विजिलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और बाय एंड लार्ज एक इंटीग्रिटी का मामला है, अगर हल्का-फुल्का कोई एक्सेप्शंस अपनी जगह, लेकिन रेपुटेशन भी अच्छी है। लेकिन मैंने स्टूडेंट से पूछा, अगर ये इन्विजिलेशन ना हो जी। और आपको पक्का यकीन हो कि मैं चीटिंग करूँगा और नहीं पकड़ा जाऊँगा, तो आप जी। में से कितने लोग चीटिंग करेंगे? तो अफ़सोस ये हुआ कि तकरीबन 90% ने हाथ खड़ा कर दिया। तो यानी कि ये हम एक इस्लामी मुल्क में, और सो कॉल्ड इस्लामी मुल्क में वैल्यूज़ का ये हाल है। आप ये कह लें कल्चरली इस्लामिक मुल्क। हम कल्चरली इस्लामिक मुल्क है, हमें पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने एक ऐसा माहौल बना लिया है जिधर चीटिंग, करप्शन एक को नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। पहले बुरा समझा जाता था, अब उसको इतना बुरा भी नहीं समझा जाता। यानी कि जी। आप ये तसव्वुर करें ना कि लोग ओपनली कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा तो मैं करूँगा चीटिंग। जी। तो ये, और फिर साथ-साथ बाय द वे मैंने टीसीएफ में भी वॉलंटियर करना शुरू किया। अच्छा। तो यानी कि एक तरीके से आईबीए को आप हम अपने एजुकेशन एरिया में एक एलीट
जी, जी, या हम बिल्कुल ऐसे ही है। लें, और टीसीएफ जो है वो सॉर्ट ऑफ लोअर इनकम बच्चों को कैटर जी, करता है। तो ज़ाहिर है तालीम का मयार में बहुत फ़र्क था, जी, जी, लेकिन वैल्यूज़ के मयार में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। जी। मेरा सवाल भी अभी उसी तरफ आ रहा था कि आपने ज़ाहिर-सी बात है, आपने हैदराबाद से सफ़र का आगाज़ किया और फिर शिकागो से होता हुआ वापस ये कराची आया और फिर कराची में भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही आया, ठीक है? तो आपने इस तमाम दर जर्नी के अंदर सबसे पहले तो ये बताइए कि फ़र्क क्या देखा? और जो फ़र्क आपने देखा, उसको बेहतर करने के क्या इम्कानात मौजूद हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल। तो यानी कि एक जो देखें, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जी, पाकिस्तान में तालीम की बात करते हैं, जी। तो इश्यूज़ तो पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। जी, जी। उनको तो हम उन पे बात करना शुरू करें तो यानी कि सारा 3 दिन का जवाब। पॉडकास्ट है तो कहीं नहीं। हाँ, बिल्कुल। जी, तो मैंने एक काम तो ये किया कि चूँकि मेरा बैकग्राउंड जनरली तालीम तरबियत से था, तो मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने अपना फ़ोकस एजुकेशन, तालीम तरबियत पे करना है। जी, और जो मैंने दुनिया में भी चीज़ें देखी कि जिधर वैल्यू सिस्टम बेहतर है, वहाँ पे इन जनरल चीज़ें आगे चल के भी बेहतर होती हैं। जिधर स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग हैं, जी, वहाँ पे आगे चल के माशरे में भी एक बेहतर असर आता है। सही। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो मैंने चैलेंज देखा है कि हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत कमज़ोर, जी, यानी कि बुनियादी चीज़ें, सच बोलना, ईमानदारी, जी, ये हम अपने स्कूल सिस्टम से ही इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। जी। जिस वजह से आगे चल के यानी कि गलत प्रैक्टिसेस, करप्शन वगैरह जी, जी। वो आगे हो जाते हैं। सर, मैं यहाँ पे आपकी बात इंटरप्ट करूँगा। मैं तो बड़ा अजीब-सी बात मेरे ज़हन में बैठी हुई है। देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को तो हम पैसे देते हैं ना कि भई हमारे बच्चों को पढ़ाओ। बिल्कुल, बच्चा तो मेरा अपना ज़ाती होता है ना, मैं उसका पेरेंट हूँ। अब मैं अपने बच्चे से ये कहता हूँ, "बेटा वो अंकल आए, उनको बोलना अब्बू घर पे नहीं है।" बिल्कुल। तो तरबियत का मयार तो वहीं से खराब हो गया। बिल्कुल, तो तो ये ये अक्रॉस द बोर्ड हमारा एक चैलेंज है और जी, इसको हमने ठीक करने की कोशिश करनी है। जी, ज़ाहिर है तरबियत घर पे भी होती है, तरबियत स्कूल में भी होती है। जी, मैंने पीछे ज़िक्र किया था कि यानी कि जो मेरी टीचर थीं क्लास 6 की, उन्होंने मेरी कितनी हौसला अफ़ज़ाई की। जी। यानी कि और टीचर्स हैं जिन्होंने ईमानदारी की अहमियत का एहसास डाला हम में। जी, जी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि टीचर्स भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जी, और पेरेंट्स भी कर सकते हैं। जी, अब ये अब हमारे ऊपर है, हमारा जो अब इदारा है, हम आहिस्ता-आहिस्ता इल्म फाउंडेशन पे भी आएँगे, जी, क्योंकि हमारा ताल्लुक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ है, टीचर्स के साथ है, जी, तो हमारा फ़ोकस ज़्यादा टीचर्स पे है। जी, लेकिन इनडायरेक्टली हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि हमारा एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बच्चों पे और पेरेंट्स पे हो, जी, और हम कोशिश ये भरपूर करें कि हमारे माशरे में ये जो वैल्यूज़ हमारी होनी चाहिए, जी, इनको हम फिर से उजागर करने की कोशिश करें। सही है। अच्छा, मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि आप अगर मुझे कुछ वैल्यूज़ बताएँ कि जिनके ऊपर मेहनत की जाए, यानी फ़ोकस्डली सिर्फ़ इनके ऊपर मेहनत की जाए, तो आपको अगली जनरेशन से कुछ अच्छी तवक्को है। बिल्कुल। देखिए, एक सबसे मेरे ख़्याल में जो बुनियादी वैल्यू है, वो है ईमानदारी की। सही, ऑनेस्टी, ठीक है। ये ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये हमारे दीन में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, और ये अक्सर हम जुमे के खुतबात में सुनते तो हैं, लेकिन शायद पता नहीं समझते हैं कि नहीं समझते कि ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, ला दीन लिमन ला अहद लहू, कि यानी कि जो अपनी ईमानत का ख़याल ना करे, जी, जी, उसका कोई ईमान नहीं, और जो अपने वादे को पूरा ना करे, उसका कोई दीन नहीं। तो अगर हम अपने माशरे को देखें तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जी, तो हम अगर माशरे के बिहेवियर को देखें तो उस इस हदीस की रूह से तो हमारा कोई हकीकत में दीन ईमान है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो अगर मैं एक वैल्यू पिक करूँगा सबसे बड़ी, जी, वो होगी ये ईमानदारी, जी, जी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें, एक इंसानी हमदर्दी। मैं ये देखता हूँ कि जो एलीट एरिया में बच्चे होते हैं, जी, वो अब अपने आप को एक और लेवल पे समझते हैं, जी, और यानी कि माशरे में दूसरों की जो जो इतने वेल ऑफ नहीं है, उनकी हेल्प करना अ, इसको इतना इम्पोर्टेंट समझा नहीं जाता। सही। तो जिस वजह से हमारा माशरा बहुत एक एक टियर्ड माशरा बन गया है, यानी जी, कि हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये बहुत बड़ी सेपरेशन हो गई है। जी, तो ये भी मैंने वेस्ट में देखा कि उधर इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी बज़ाहिर अच्छा, नज़र नहीं आती, लेकिन हमारे माशरे में बहुत है। स्कूलों को भी आप देखें, जो अमीर स्कूल हैं, उनके अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात मिलेंगी। जी,
और जो गरीब स्कूल हैं वहाँ पे कुछ बुनियादी चीज़ें भी नहीं होंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब आपको पाकिस्तान में तकरीबन ये कोई 18 साल हो गए। आपने मज़ीद पाकिस्तान में आकर क्या किया? कहाँ-कहाँ वाबस्ता रहे? और बिल्कुल, बिज़नेस क्या रहा और बिल्कुल एजुकेशन माशा क्या रहा? सो पाकिस्तान में एक तो मैंने ज़िक्र कर दिया, मैंने अपना काम शुरू किया, वो कंटिन्यू रहा। आईबीए में भी मुसलसल मैं पढ़ाता रहा। टीसीएफ के साथ भी एक ताल्लुक़ जुड़ा रहा जी, और टीसीएफ के साथ मिल के हमने टीसीएफ कॉलेज भी शुरू किया अच्छा, कयूमाबाद में। तो वो भी माशाअल्लाह बहुत एक कामयाब मॉडल बन के निकल रहा है, उस पे भी इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे। ज़रूर, बच्चे मेरे वो भी तीनों बच्चे मेरे ग्रामर स्कूल गए, तो वो भी एक एनवायरनमेंट देखा कि वहाँ पे उनकी कैसे तालीम तरबियत हुई। सही। और चूँकि मैं एक ज़िक्र कर चुका हूँ पीछे से, मेरी अपनी सॉर्ट ऑफ तरबियत ऐसी थी कि जी, तालीम को कभी छोड़ना नहीं। जी, जी। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझ में एक बहुत बड़ी कमी ये है कि मैंने कभी दीन की कोई फ़ॉर्मल तालीम नहीं हासिल की। दुनिया की तो भरपूर मैंने तालीम हासिल की, दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से, लेकिन दीन की फ़ॉर्मल तालीम मैंने कभी ली नहीं। यानी कि ये आपको अ, एहसास क्या ये मुझे एहसास हुआ कि यानी कि तकरीबन 40 साल की उम्र में एहसास हुआ कि दुनिया तो मैंने देख भी ली, दुनिया की बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से पढ़ भी लिया, लेकिन दीन की मैंने कोई फ़ॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। फिर आपने क्या फिर मैंने कुछ तहकीक की और मुझे पता चला कि मेरे घर के करीब ही कुरान अकेडमी है। जी, तो वहाँ पे फिर एक यानी कि एक 1 साला कोर्स होता है, रुजू इलल कुरान कोर्स। ठीक है। तो रुजू उस इलल कुरान कोर्स, रुजू इलल कुरान कोर्स, तो इसमें मैं शामिल हो गया। इसका मतलब क्या है? रुजू इलल कुरान कोर्स का मतलब वापस कुरान की तरफ रुजू करना, लौटना। लौटना, ओके। तो ये कोर्स किया मैंने और बहुत ही एक मैं कहूँगा लाइफ़ चेंजिंग कोर्स था। बड़ा बहुत ही अच्छी तरह ये कोर्स कराया गया, बिल्कुल एक एकेडमिक सेटिंग में, यानी कि सुबह पौने 9 से लेके 1 बजे तक मंडे टू फ्राइडे पीरियड्स के साथ, यानी कि कुरान, हदीस, बुनियादी फ़िक़्ह, सीरत, सहाबा, अक़ाइद, तो यानी कि ये मज़ामीन, बुनियादी मज़ामीन जो किसी भी पढ़े लिखे मुसलमान को पता होने चाहिए। अच्छा, तो ये कोर्स किया तो इससे बहुत एक फ़ायदा हुआ, एक जज़्बा बढ़ा सही। और फिर इस कोर्स के बाद फिर कुछ यानी कि ज़हन भी खुला और इसके बाद फिर मैंने जो एक पूरा एक 8 साल का दरस निज़ामी कोर्स है, जी, उसमें मैं शामिल हो गया। और अब अल्लाह के फ़ज़ल से ये भी मैं, यानी कि मैं टीचर भी हूँ लेकिन स्टूडेंट भी हूँ, दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ। अब मेरा यानी कि 8 साल में से अब मेरा छठा साल चल रहा है। माशाल्लाह। तो तो इंशाअल्लाह सर ये पढ़ाई आपकी अभी तक इस तरह माशाल्लाह हाँ, जारी है? बिल्कुल पढ़ाई जारी है और मेरा ये व्यू है कि असल में हम हमेशा हमें सोचना ये चाहिए कि मैं तालिबे इल्म पहले हूँ और टीचर बाद में। जी, कोई भी चीज़ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पहले मैं खुद पढ़ूँगा। जी, जी। तो ये दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन इंसान को हमेशा एक ये होना चाहिए कि मैं सीखता रहूँ। अच्छा सर, आपकी एक जो जर्नी रही है, जैसे कि आपने बताया कि आप वेस्ट गए, वहाँ से वेस्ट में आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी, फिर आप यहाँ पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में भी आपके दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि एक जो तालीम का एक एंगल मैंने हासिल नहीं किया हुआ, वो अब मैं हासिल कर रहा हूँ। तो क्या इक़बाल का मैं वो मिसरा पढ़ सकता हूँ यहाँ पे कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मग़रिब ने? बिल्कुल, उस एक असर पड़ता है जब हम मग़रिब में जाते हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं, तो कुछ लोग तो बिल्कुल उसमें बह जाते हैं मग़रिबी सोच में। यानी आपको ब्लैक और व्हाइट जो है ना, वो मेरा ख़्याल है फिर जब आप ये मज़हबी तालीम की तरफ आए होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा। फिर यकीनन आपके सामने मज़ीद मसाइल हाइलाइट हुए होंगे शायद। बिल्कुल ऐसा ही है। मज़हब को थोड़ा गहराई में पढ़ के फिर मज़हब का, यानी कि हमारे दीन का मकसद, जी, ज़िंदगी का मकसद, ये कुछ बेहतर समझ में आता है। जी, और ये जो दीगर मैं काम कर रहा हूँ तालीम और तरबियत के हवाले से, इनकी एक बेहतर समझ आती है जब आप दीन को भी बेहतर समझें। ठीक है। दीन के तनाज़ुर से आप जब अपनी ज़िंदगी को या आगे के मामलात को देखते हैं, जी, तो उससे फिर जो दुनियावी चीज़ें हैं वो भी बेहतर समझ में आती हैं कि हकीकत असल में जी, क्या है। तो इससे अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत फ़ायदा हो रहा है। दरस व तदरीस का भी फिर मैंने काम शुरू किया, यानी कि कुरान के दुरूस देना, ये भी काम शुरू किया, यानी कि कोई फ़िक़ही मामलात में नहीं जाना, जी, लेकिन जी, अल्लाह, यानी कि लोगों को अल्लाह की किताब से, अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करना। माश और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे खुद जी। होता है, लेकिन ये भी एक काम, एक सिलसिला शुरू हुआ।
सही है। सर यहाँ पे सवाल एक हमारी पूरी तरतीब से बिल्कुल आउट हो जाएगा। ये बताइए आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए क्या करते हो? अच्छा, ये भी यानी कि ये तो एक और एंगल पे चला गया, लेकिन ये भी बचपन ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये भी बचपन से एक आइडिया था कि अपने आप को फिज़िकली फिट रखना है। जी, इसको हम दीन से जोड़ते नहीं हैं नॉर्मली, लेकिन मैं तो बिल्कुल दीन से जी, जोड़ूँगा। आप अगर सीरत का भी मुताला करें, तो जी, आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत फिट आदमी थे जी, और फिज़िकली एक्टिव थे। जी, तो और खाने-पीने के भी हवाले से हमारे दीन में बहुत तालीमात हैं कि आप खाना भी यानी कि कम खाएँ, जी, पेट को कम से कम यानी कि 1/3 पेट जो है वो खाली रखें। जी। तो इनको हम अक्सर मज़हबी हलकों में अहमियत देते इतना नहीं। खाते हैं कि निकाल लेने की हाँ, बजाय बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि फ़िटनेस का एक हर 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 रोज़ आधा घंटा कोई ना कोई वर्ज़िश करूँ। माशाल्लाह। और खाने-पीने में भी यानी कि एतदाल हो, और अपने भाइयों को, साथियों को हमेशा मैं यही तरग़ीब करता हूँ कि यानी कि अपने आप को फ़िट रखें। आप फ़िट रखेंगे तो बहुत सारे काम कर सकते, जी, और ये जो पूरा हमारा जिस्म है, ये एक अमानत है अल्लाह की तरफ से, जी, तो इसका भी सही ख़्याल रखना बहुत अहम है। सही बात है। सर आपने हमें बहुत कीमती वक़्त दिया, अल्लाह ताला को जज़ाए ख़ैर दे। यहाँ पर बस मेरे 2 मुख़्तसर से सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि एक स्टूडेंट अगर आपको मेरी मेंटरशिप मॉडल के तौर पर रखे, तो आप उसको क्या लाइन जो है वो गिफ्ट करेंगे यहाँ पर? देखिए, ये होता है कई आईबीए में और जगहों पे बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास। जी, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी का मकसद समझो। जी, प्रॉब्लम हमारा ये है, और इसमें हम मज़ीद पॉडकास्ट करेंगे, गुफ्तगू करेंगे तो और तफ़सील सामने आएगी। हम असल में अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल जाते हैं। हम जी, अपनी ज़िंदगी का मकसद ये समझते हैं कि बस मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैंने जॉब करनी है और पैसे कमाना। जी, वो अपनी जगह सही है, वो काम करना है, ज़ाहिर है अपना फैमिली का ख़्याल करना है, लेकिन उसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना। जिस तरह एक करियर है, जी, मैं ये स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखें, करियर होना सही है। जी, द करियर शुड नॉट बिकम योर लाइफ। यानी कि जो करियर है वो लाइफ का एक हिस्सा है, जी, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है। आपकी लाइफ इज़ मच बिगर देन दैट। तो एक लाइफ का एक मकसद समझना, जी, और उस मकसद को समझने के लिए यू हैव टू आपको फिर अल्लाह से जुड़ना, जी, और अल्लाह के कलाम से जुड़ना, जी, कुरान से जुड़ना, ये बहुत लाज़मी है। सही है। और दुनिया की चीज़ें करें, अच्छी तरह हलाल कमाएँ, उसमें हुँ, कोई इश्यू नहीं है, बस उसको मकसद ना बनाया जाए। ठीक है। माशाल्लाह सर आपने हमें बहुत वाक़ई कीमती वक़्त दिया। अब एक सवाल मुख़्तसरन उसका भी प्लीज़ हमें गिफ्ट कर दीजिए। ये बताइए कि अब आपकी ज़िंदगी का विज़न और मिशन क्या है? इस वक़्त जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा मेरा मकसद है, वो ये है कि हम अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करें, और ख़ास तौर पे इस तालीमी निज़ाम में जो अक़दार का फ़ुक़दान है, जी, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़, इसको एड्रेस करें। बहुत सारे मसले हैं और आगे के पॉडकास्ट में हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक एक सबसे बड़ा इश्यू ये है, चाहे आप यानी कि अमीर स्कूलों में चले जाएँ, गरीब स्कूलों में चले जाएँ, अक़दार का फ़ुक़दान, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़। जी, तो इसको हमें भरपूर कोशिश करनी है एड्रेस करने की। तो ये मैं कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा मिशन है, और इसी वजह से मैं इल्म फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म से मेरा ये मानना है कि हम काफ़ी काम कर सकते हैं। कोशिश भी कर रहे हैं, आगे मज़ीद बहुत कुछ करने को है, और इस पे हम बात भी करेंगे मज़ीद, और मैं चलो चाहूँगा कि माशरे में जो भी यही दर्द रखने वाले लोग हैं, असातिज़ा हो गए, वालिदैन हो गए, प्रिंसिपल्स, ओनर्स ऑफ स्कूल्स वग़ैरह, जी, तो मैं चाहूँगा कि आहिस्ता-आहिस्ता हम एक मूवमेंट क्रिएट करें कि जिनको ये दर्द है, हम मिल के, ये चैलेंज इतना बड़ा चैलेंज है कि कोई एक इंसान, कोई एक इदारा इस जी। मसले को हल नहीं कर सकता, ये एक मिल के काम होगा। तकरीबन तो 8 करोड़ बच्चा इस वक़्त स्कूल जाने का यानी अहल है। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कह रहा कितने पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ हाँ, रहे। बिल्कुल, आप तसव्वुर करें कि अगर हम अपने जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, उधर इस लेवल पे हम ऐसा कोई काम करेंगे, बच्चों की वैल्यूज़ बेहतर हो जाए, तो लॉन्ग टर्म फिक्स हमारे मुल्क का यही है। यानी कि और कोई फिक्स मेरे नज़दीक लॉन्ग टर्म पायदार कोई हल मुझे और नज़र नहीं आता। जी, सबसे जो पायदार हल वो है कि हम अपने जो एजुकेशन को, और इसमें सिर्फ़ जो हम तालीम कहते हैं वो ना हो, तरबियत भी हो। जी,
तो ये मामला है और इसके लिए हम इंशाल्लाह ज़रूर सर, अल्लाह ताला आपसे दोबारा वक़्त लेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आप तशरीफ़ लाए, हमारे लिए वक़्त निकाला आपने। मोहतरम व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में द इल्म फाउंडेशन ही के प्लेटफ़ॉर्म से आपसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात होगी। इसी तरीके के इश्यूज़ पर बात करेंगे और मुख्तलिफ मेहमानों के साथ भी आपके सामने पेश करेंगे प्रोग्राम्स। बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।